हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेक्शन है उसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, जिसके हेल्प से आप एग्जाम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को काफी अच्छे से आंसर कर पाओगे। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखते रहो और अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए या फिर समझ में आना शुरू हो गया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा कमेंट तो मैं डिजर्व कर ही रहा हूं, तो आप प्लीज एक प्यारा कमेंट भी कर देना जैसे वीडियो आपको समझ में आएगा। राइट, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को काफी बेहतर तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो देखो ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, मैं हर एक ऑप्शन को काफी बेहतर तरीका से बताऊंगा कि कौन ऑप्शन सही है और कौन ऑप्शन गलत है। जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है। राइट, तो देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइन सॉफ्टवेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में। तो देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस बचपन से पढ़ रहे हो, जैसे आप 3rd क्लास 4th क्लास में अगर आप आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होगे तो आप कंप्यूटर 3rd या 4th क्लास से पढ़ रहे होगे। राइट, तो अगर आप पढ़ रहे हैं शुरू से तो आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो उसका डेफिनेशन जो हम लोग बेसिक्स क्लास में पढ़ते थे वो क्या था, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म्स सम पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड क्या, सॉफ्टवेयर। ये हमारा हो गया स्कूल डेफिनेशन। तो क्या जो यहाँ जो ऑप्शंस दिया है मैं उसको देखता हूँ और फिर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है क्या सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ, एक बार के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ। ओके, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, प्रोग्राम्स और प्रोसीजर जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, सही दिख रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड डेटा रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू ऑपरेट करेक्टली। यस, ये सबसे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कंप्यूटर का प्रोग्राम होना चाहिए, साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या और डेटा रिक्वायर्ड हैं वो सारे एसेंशियल्स होने चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे वो सॉफ्टवेयर है। तो इस 3rd नंबर जो है वो काफी परफेक्ट मुझे दिख रहा है। जो ए है और बी है इसमें क्या गलती है, इसमें ए गलती है कि अभी हम लोग स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं। राइट, हम लोग हजारों बच्चों को गाइड करेंगे। तो अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर का मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता हूं, जैसे मानो ऐसा मैं प्रोग्राम लिखता हूं जो 2 नंबर को ऐड कर रहा है, तो क्या मैं उसको सॉफ्टवेयर बोल दूंगा? नहीं, मैं उसको एक मॉड्यूल बोलूंगा। अगर मैं किसी छोटे प्रोग्राम को लिखता हूं जो किसी एक टास्क को करता है, क्या वो सॉफ्टवेयर है? नहीं है, वो क्या है, एक मॉड्यूल है, एक छोटा सा मॉड्यूल है। तो उस केस में एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, क्या जो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है वही हमारा सॉफ्टवेयर है? नहीं, यहाँ सिर्फ हाई लेवल का जिक्र है, इसलिए मैं इस आंसर को काट दूंगा। और इसमें ना ही डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे चीजों को रखते हैं, राइट, स्टोरेज क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं है। तो सिर्फ मैं इसके कंप्यूटर प्रोग्राम के कलेक्शन को मैं सॉफ्टवेयर नहीं बोल दूंगा, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को काट दूंगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या सिर्फ केवल कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेशन को कंट्रोल कर देगा उसको सॉफ्टवेयर बोल दूंगा? नहीं, देखो सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर रिसर्च हो, एनालिसिस हो, प्रॉपर टेस्टिंग हो, उन सारे का जो पैकेज होता है, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हो जो बहुत सारे टास्क को करता है। राइट, तब हम लोग उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल इसका लूं तो हो जाएगा जैसे यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो, वीडियो को एडिट कर सकते हो, शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो तमाम तरह की काम यहाँ हो रही है, इसलिए सॉफ्टवेयर है। ये नहीं कि सिर्फ अगर मैं इस पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, एक काम कर रहा हूं तो एक मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं सी की तरफ जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बोला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मेन डेफिनेशन क्या है।
द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जो जब हम लोग कोड लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इसको क्या बोल देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल देंगे? नहीं, इसको बोलेंगे कोडिंग, इसको कोडिंग बोलेंगे कि हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, राइट। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, काटो इसको। द यूज ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू डेवलप रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, यस, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना जिसके हेल्प से हम लोग काफी रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाएं, उस प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस फॉर वेब एप्लीकेशन। अगर यूजर इंटरफेस को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है? नहीं, ये है वेब डिजाइनिंग। ये क्या है? वेब डिजाइनिंग। वेब को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो वेब डिजाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली ये है जिसमें हम लोग शुरू से लेके इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके सॉफ्टवेयर को कोडिंग करने में, इंप्लीमेंट करने में, डिजाइन करने में, टेस्ट करने में और मार्केट में पहुंचाने में, और साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस के लिए जब हम जान लगा देते हैं, जब हम दिन रात एक कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जनक किसको बोलते हैं? क्या एलन ट्यूरिंग को बोल देंगे? एलन ट्यूरिंग को? क्या जॉन वन न्यूमैन को बोल देंगे? क्या वाट एस हम्फ्रे को बोल देंगे? तो देखो, जो एलन ट्यूरिंग है वो हमारे क्या है? एलन ट्यूरिंग ये हमारे हैं ट्यूरिंग मशीन के जनक, ट्यूरिंग मशीन। और ये हमारे क्या है? इनको पायनियर बोल सकते हैं, पायनियर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। मैंने आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है तो उसमें मैंने एलन ट्यूरिंग का नाम लिया था, राइट। और जॉन वन न्यूमैन का, ये लोग क्या थे? उसमें पायनियर थे, मतलब जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बन रहा था तो उसमें ये लोग शामिल थे, अपना कुछ सिद्धांत इन्होंने सीओए में दिया है, राइट। क्या जॉन वन न्यूमैन हो जाएंगे? नहीं, ये तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिए हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इन्होंने दिया है कि जो हमारा डेटा होगा और इंफॉर्मेशन होगा उसके लिए एक बस ही चाहिए, अलग अलग बसेस की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या दिया है इन्होंने? दिया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया है, काफी सॉलिड आर्किटेक्चर कि डेटा कैसे बेसिकली कंप्यूटर में क्या होगा? फ्लो होगा। तो इसके जो जनक हैं वो है वाट एस हम्फ्रे, वाट एस हम्फ्रे इसके जनक हो जाएंगे। आपको क्या करना, सिंपली इसको याद करना है, याद, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसके फादर कौन है, आप बताएं, राइट। नेक्स्ट, द प्राइमरी रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन वाज। बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसको एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, इसका मेन रीजन क्या है? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मार्केट में लाया क्यों गया, क्यों इसको एक काफी तगड़ा प्रोसेस बना दिया गया कि अब सारे सॉफ्टवेयर इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से डेवलप होंगे, राइट। रैपिड ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर नीड्स। क्या जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का रैपिड ग्रोथ था उसके हेल्प से सॉफ्टवेयर की जो जरूरत थी वो कम हो रही थी? नहीं, अगर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो उसके लिए और तगड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। अगर हार्डवेयर तगड़ा है तो क्या जो सस्ती सॉफ्टवेयर हैं, जो बेकार सॉफ्टवेयर हैं, जो अच्छी सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या वो अच्छे हार्डवेयर में रन करेंगी? नहीं, उनके लिए तो हार्डवेयर काफी भारी पड़ जाएगा, राइट, और सॉफ्टवेयर की बैंड बजा देगा। तो क्या होगा, अगर हार्डवेयर बढ़ रहा है तो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी भी बढ़ेगा। इस केस में निगेटिव स्टेटमेंट है, इसको मैं काट दूंगा, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड फेल्योर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कॉजिंग द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। बोल रहा है कि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना और सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का फेल हो जाना जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस करता है, क्या ये हो जाएगा? इसके कारण से एक डिसिप्लिन बनाना पड़ा। यस, देखो क्या हुआ था, बताता हूं कि जो लेट 1960 था, 1960 ईस्वी के आस, उस समय हुआ था हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। उस समय क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस, और जो प्रोजेक्ट्स था वो ओवर बजट हो जा रहा था, प्रोजेक्ट वाज ओवर बजट। मतलब अगर बजट तुम्हारा है मान लो कि 50,000 का, तो ये बन रहा था 2 लाख में, ये 2 लाख में बन रहा था, राइट। अब सॉफ्टवेयर जो था वो जो रिक्वायरमेंट्स दिया जा रहा था उसको मीट नहीं कर पा रहा था। जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट जैसे मानो मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो 1 लाख लोगों का डेटा हैंडल कर सके,
1 लाख लोगों को मैनेज कर सके, लेकिन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा था। तो क्या किया गया, एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया, बोला गया कि एक ऐसा स्टैंडर्ड हम लोग बना देते हैं ताकि इसके बाद से जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बोल रहा है कि प्राइमरी रीजन क्या था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक डिसिप्लिन बनाने का, मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे भी डेवलप हो ही रहा था, तो क्या दिक्कत ऐसी आ गई कि बोला गया कि नहीं यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, उसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा ताकि वो सारे प्रोसेस एक स्टैंडर्ड हो और सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसी डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो बोला गया कि देखो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया था कि जो चीजें हमें चाहिए थी, जैसी प्रोजेक्ट चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था। अगर 50,000 का सॉफ्टवेयर हम बनवा रहे हैं तो 50,000 नहीं बन सकता था, ओवर बजट हो गया था कि हमें 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट्स हमारी थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो बोला गया देखो यार, एक स्टैंडर्ड बनाओ, एक बना दो स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड को सारे सॉफ्टवेयर फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो इसमें सारे के सारे चीज रहेंगे, कैसे उनको इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कैसे चीजें इंप्लीमेंट करना है, कैसे कोडिंग करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है। तो एक जब बजट बन जाएगा, जब एक रूल बन जाएगा तो सारे सॉफ्टवेयर उसको फॉलो करेंगे, तो एक डिसिप्लिन बनाया गया, राइट। तो इस केस में आंसर हमारा बी हो जाएगा। पॉपुलैरिटी ऑफ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इसका कुछ बात नहीं है, जो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क से वो बहुत सारे हैं, राइट। तो वो तो अभी आया है, जो वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है वो तो अभी आया है, 10-15 साल हुआ, राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर प्राइमरली यूज टू, जो सॉफ्टवेयर के मैट्रिक्स है उनका मेन यूज क्या है। मैट्रिक्स मतलब क्या, सॉफ्टवेयर को नापने वाला, मतलब सॉफ्टवेयर के सारे जो कंपोनेंट्स है उनका नाप जोख करने वाला, नाप तोल करने वाला, कि जो इसका अबाउट सेक्शन है या फिर जो कोडिंग सेक्शन है या फिर अलग जो सेक्शंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, राइट। तो जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले इसको समझो, ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होता है वो क्वालिटी और परफॉर्मेंस को मेजर करता है, मेजर्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होता है क्या करता है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका मेन काम क्या था, मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, ओके। राइट कोड फास्टर, नहीं, इसका मतलब ही है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेजर करना। तो क्या राइट कोड फास्टर हो जाएगा, नहीं। डिजाइन यूजर इंटरफेस, नहीं, यूजर इंटरफेस करने के लिए तुम्हारा फ्रंट एंड यूज होता है और ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो इस केस में इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को जो नाप तोल करने का तरीका है, उसको जज करने का तरीका है कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, किस टाइप से इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस मैट्रिक। सॉफ्टवेयर मैट्रिक के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को एश्योरेंस करता है, राइट, एश्योर करता है कि कैसा होना चाहिए। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस मैट्रिक, ये क्या होता है भाई, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट, लाइन्स ऑफ कोड रिटन, एफर्ट स्पेंड ऑन टेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो लाइन्स ऑफ कोड रिटन, इसमें प्रोसेस मैट्रिक्स का कुछ काम नहीं है, कितना लाइन्स लिखा गया है इसमें हमारा एस्टिमेशन निकलता है, एस्टिमेशन इसका कॉस्ट निकालते हैं कि अगर ज्यादा लाइन्स ऑफ कोड है, कोकोमो मॉडल के थ्रू, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो जो कोकोमो मॉडल है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखा गया है उसका यूज करके हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं, उसका कॉस्ट निकालते हैं। तो ये तुम्हारा नहीं होगा। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, मतलब जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया है उसमें कितनी गलतियां हैं, वो प्रोसेस मैट्रिक को दिखाएगा, नहीं ये नहीं दिखाएगा, ये तो डिफेक्ट्स को दिखाएगा। बताओ, एफर्ट स्पेंट ऑन टेस्टिंग एक्टिविटी, यस, जो प्रोसेस मैट्रिक है एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारा टेस्टिंग हो रहा है, अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग मेथड से हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट। जैसे हो गया हमारा यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ऐसे तमाम तरह की टेस्टिंग है जिनकी हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर का टेस्ट करते हैं कि जिस टाइप का सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं, जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, क्या ये जो सॉफ्टवेयर है उस काम को कर रहा है। अगर मैंने जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया है तो क्या उस काम को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट स्पेंड करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, राइट। देखो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो और जो प्रोसेस मैट्रिक होता है उसको आप लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स के नाम से भी जान सकते हो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स
और या फिर ऐसा कर सकते हो, जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है इन द फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रोसेस मैट्रिक्स है, प्रोसेस मैट्रिक्स वो क्या करता है, वो हमारा करता है अब एफर्ट स्पेंड ऑन टेस्टिंग प्रोडक्ट। लेकिन जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होता है फाइनल प्रोडक्ट में, उसको आप एज अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स मान सकते हो। यहां मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, यहां मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। और जो भी होता है लाइन्स ऑफ कोड रिटन, ये क्या दिखाता है, इसका साइज, कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, साइज, तो इसको बोल सकते हो साइज मैट्रिक्स। लाइन्स ऑफ कोड रिटन मतलब अगर ज्यादा लाइन्स ऑफ लिखा है या फिर कम लिखा है तो क्या बताएगा कि कितना साइज है उसका, उसका साइज क्या है, तो इसको आप बोल सकते हो साइज मैट्रिक। ये हमारा हो गया प्रोसेस मैट्रिक जो एफर्ट स्पेंड करता है, और जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को दिखाता है उसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट, ए सॉफ्टवेयर अपडेट जनरली इन्वॉल्व्स, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इसको हम लोग पैचिंग भी बोलते हैं, पैचिंग। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर, तो उनको पैचिंग के बारे में बहुत अच्छा से पता होगा, राइट। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको पैचिंग के बारे में बहुत अच्छा से पता है, क्योंकि हर एक वीकेंड में इनका पैचिंग चलते ही रहता है। हर एक वीकेंड में एक दिन दो दिन, हर एक वीक में एक दिन दो दिन ऐसा होता है जिसमें पैचिंग चलता है। और जब पैचिंग चलता है तो इन लोगों को 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, राइट, क्योंकि पैचिंग मतलब अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर के किसी मॉड्यूल को अपडेट कर रहा है, राइट, तो इनको मतलब बहुत काम करना पड़ता है यार, 12-12 घंटे का शिफ्ट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा 2 घंटे का वीडियो पढ़ना और रोज 10 घंटे 12 घंटा पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, तो एक बार आप प्राइवेट सेक्टर में 12 घंटे काम करके देखो। आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में एक दिन, एक महीना 12-12 घंटे काम करके देखो, फिर आपको लगेगा कि पढ़ाई कितना आसान है। यहाँ अच्छे से कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप से, मोबाइल से पढ़ना है और दोस्तों के साथ घूमना है, बातें करनी है, तो काफी मुश्किल लगता है। लेकिन जब एक महीना आप काम करोगे 12-12 घंटे प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना कितना आसान है, राइट। बोला जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसका क्या मतलब है, एडिंग न्यू फीचर्स टू द एप्लीकेशन, फिक्सिंग एग्जिस्टिंग बग्स एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड कंपेटेबिलिटी, और 4 है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखो जो सॉफ्टवेयर अपडेट है मतलब इसमें कुछ नया फीचर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, एडिंग न्यू फीचर्स, ओके, ऐड कर रहे हैं। फिक्सिंग एग्जिस्टिंग बग्स, पहले से कुछ अगर गलतियां हैं या फिर कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है उनको भी फिक्स करना है, ठीक है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड कंपेटेबिलिटी, और जो सॉफ्टवेयर है उसके परफॉर्मेंस को भी हम लोग बढ़ाते हैं। तो जो पैचिंग होता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो तीनों के तीनों मेरा सही है, तो मैं डी के साथ जाऊंगा। पैचिंग मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, अपडेट कब करेंगे, उसमें कुछ गलती होगा तो उसको सुधारेंगे, कोई नए फीचर्स ऐड कर देंगे, राइट, उसके परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सारे के सारे हमारा आंसर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहले आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है SDLC, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाएगा कि व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप इसको याद कर लो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका स्टैंडर्ड स्टेज कौन नहीं है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यस, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम लोग उसके बारे में खोजते हैं, जानते हैं, परखते हैं, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमारा है। कोडिंग, यस, हम लोग कोडिंग भी करते हैं। मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग हमारा काम नहीं है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें मार्केटिंग का काम नहीं है। मार्केट में घूमना और इंफॉर्मेशन गैदर करना काम है, लेकिन सॉफ्टवेयर मार्केटिंग हमारा काम नहीं है। तो कौन कौन से स्टेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हमारा मार्केटिंग, तो कौन कौन से स्टेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, पहले मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अगर मानो आपको कोई, मान लो कि आपको कोई टीचिंग ऐप बनाना है, टीचिंग, ध्यान समझो, एक ऐसा ऐप बनाना है जिसपे स्टूडेंट्स आए और आप टीच कर रहे हो। आपके लिए एक ऐसा ऐप बनाना है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, लॉगिन करें, आपके पीडीएफ्स को परचेज करें, आपके कोर्स को परचेज करें, आपकी लाइव क्लासेस को अटेंड करें, कुछ फ्री क्लासेस है उसको अटेंड करें। तो आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर। तो पहला क्या होगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जब आप ऐसी रिक्वायरमेंट किसी कंपनी को दोगे, मान लो कि कंपनी ए है, आप बोले हो कि ए से कि मेरे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, राइट। तो आप जैसे एक कंपनी से मिल गए, तो एक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को ले लिया और कैसे अब इंडस्ट्री में वो काम करेगा उसके बारे में सारा स्टेज हमारा दिया गया। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट को गैदर करेगा कि हमें क्या क्या चाहिए इसको करने के लिए। दूसरा वो प्लानिंग करेगा,
की रिक्वायरमेंट गैदर हो गया, प्लान करेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाएं, राइट, कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टीम होगा, सारी चीजें प्लानिंग की जाती है। फिर हमारा सिस्टम डिजाइन, फिर हम लोग डिजाइनिंग करते हैं कि जो इसका आउटर इंटरफेस होगा, जो इनर इंटरफेस होगा, जो यूजर इंटरफेस होगा बेसिकली, वो कैसा दिखेगा। फिर हम लोग कोडिंग करेंगे उसमें। अब तो सारा डिजाइन हमने देख लिया कि हाँ जो लॉगिन पेज होगा ऐसा होगा, जो हमारा साइन अप पेज होगा ऐसा होगा, जो अंदर का जो कोर्सेज का पेज है ऐसा होगा। सारा हमने इंप्लीमेंट कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, मतलब कोडिंग कर लिया, कोडिंग कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्या जो हमने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर दिया है, क्या वो काम कर रहा है, क्या वो काम कर रहा है। उसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट, उसको करेंगे टेस्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे डिप्लॉय, मतलब टेस्ट हो गया, अब चेक करेंगे डिप्लॉय करके, मतलब इसको होस्ट करके, इसको होस्ट करके, या फिर इसको जो हमारा यूजर है, जैसे मानो जो यूजर बी था, इसको टीचिंग ऐप बनवाना था, तो जो होस्ट करेंगे मतलब अब बी को होस्ट कर देंगे, बी को दे देंगे कि लो तुम अब सॉफ्टवेयर को यूज करो। और सॉफ्टवेयर यूज होने लगा तो फिर उसको लाइफ टाइम जब तक सॉफ्टवेयर चलेगा तब तक उसको मेंटेनेंस फेज में रखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ फीचर्स उसमें ऐड हमेशा होते रहेगा, कुछ फीचर्स को रिमूव करते रहेंगे। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो फिर उसको स्केल करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में मेंटेनेंस जो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो मेंटेनेंस है जब तक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तब तक मेंटेनेंस रहेगा, राइट। तो ये हमारे कुछ फेजेज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 फेजेज इन सबको याद रखना है, और कौन से फेज का क्या काम है आप काफी अच्छे से इसको याद कर लो। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज इज द एक्चुअल कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्ड। एक्चुअल कोडिंग किसमें होती है, तो अगर आप पिछले क्वेश्चन को काफी ध्यान से किए होंगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन बोलो या फिर डेवलपमेंट बोलो, उसी में हमारा एक्चुअल कोडिंग होता है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप बोलोगे सर जो एक्चुअल कोडिंग है वो हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन में। टेस्टिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि जिस काम के लिए हमने सॉफ्टवेयर को बनाया है, जो जो फीचर्स हमने सॉफ्टवेयर में ऐड किया है, क्या वो काम कर रहा है, क्या उस काम को कर पा रहा है जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, राइट। तो ये तो हमारा एक्चुअल कोडिंग नहीं है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, जब हम लोग होस्ट कर देते हैं, मार्केट में सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं, राइट, मतलब अब एंड यूजर के पास हम लोगों ने पहुंचा दिया, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ये हमारा नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, तो मैंने सारे के सारे जो इसके फेजेज हैं, स्टेज उसको बताया है, रिक्वायरमेंट गेदरिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, और जो कोडिंग होता है उसी को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्चुअल कोडिंग हमारा यही है, राइट। एक्चुअल कोडिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। और टेस्टिंग क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, मैंने आपको हर एक के बारे में काफी बेहतर तरीके से बता दिया है, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉमन SDLC मॉडल्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसको फुलफिल करने के लिए काफी सारे मॉडल्स हैं, राइट। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना है, फिर प्लानिंग करना है, फिर कोडिंग करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, और पता नहीं क्या क्या करना है। तो इसके लिए अलग अलग मॉडल्स हैं कि इस मॉडल के थ्रू आपको ऐसे डेवलपमेंट करना है, इस मॉडल के थ्रू ऐसे डेवलपमेंट करना है। तो मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो मोर देन 6 हैं। तो क्या 2 हो जाएगा, नहीं। क्या 3 हो जाएगा, नहीं। 4 नहीं होगा। मोर देन 1 हो जाएगा, नहीं। ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव। मतलब बहुत सारे मॉडल्स हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं उसके बारे में देखो। जो मार्केट में मॉडल्स है, ये हमारे मोस्ट यूज्ड मॉडल्स हैं, मोस्ट यूज्ड। इसके अलावा भी मॉडल्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो काफी रिलेवेंट मॉडल्स हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ये वही 6 to 7 मॉडल्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो मॉडल्स में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन उठा के देखो, इसी के अंदर के मॉडल्स आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा वाटरफॉल मॉडल, ये क्या करता है, एक लीनियर मॉडल है और सीक्वेंशियल मॉडल है। लीनियर और सीक्वेंशियल, इसके बारे में जब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ऐसे समझो कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो लिनियरली काम करता है, एक सीक्वेंस में काम करता है। मतलब अगर इसमें 6 स्टेप्स हैं और आप 5th स्टेप पे आ गए हो तो आप 4th स्टेप पे नहीं जा सकते हो, आप 3rd स्टेप पे नहीं जा सकते हो। ये लिनियर है। आप 4th से 5th पे जा सकते हो, 5th से 6th पे जा सकते हो, लेकिन आप चाहो कि रिवर्स आ जाओ, आप चाहो कि बैक आ जाओ, तो वो संभव नहीं है। वाटरफॉल मॉडल क्या है, लिनियर है, मतलब सीधे लाइन में चलता है, राइट। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है वापस आने का, राइट।
वैसे ही वी मॉडल, जो वी मॉडल है उसमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का काम होता है। स्पाइरल मॉडल जिसमें इटरेशन काम करता है और काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है। वैसे इटरेटिव मॉडल जो रिपीटेड डेवलपमेंट साइकिल को फॉलो करता है। एजाइल मॉडल फ्लेक्सिबल होता है, इंक्रीमेंटल होता है, बिग बैंग। तो हर एक मॉडल्स के बारे में आप एक एक पॉइंट्स इसको याद रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा रह सकता है कि कौन सा मॉडल है जो रिस्क एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो अगर आपको याद है कि जो स्पाइरल है उसमें रिस्क फोकस्ड है और रिस्क को एनालिसिस करता है, तो आप काफी आसानी से टिक मार पाएंगे कि इसका आंसर स्पाइरल है, राइट। तो एक एक जो पॉइंट मैंने लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी डीप रिसर्च के बाद मैंने इसी पॉइंट को लिखा है। तो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर आगे की और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके हेल्प से आप सारे मॉडल्स को समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग SDLC मॉडल्स कंबाइंस इटरेटिव डेवलपमेंट विद रिस्क एनालिसिस। देखो, जो रिस्क एनालिसिस एक ऐसा कीवर्ड है, जैसे रिस्क एनालिसिस आएगा तो मैंने आपको बताया कि आपको मारना है स्पाइरल मॉडल। आपको क्या मारना है? स्पाइरल। तो अगर आपको रिस्क के बारे में पता नहीं है, रिस्क एनालिसिस के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप इसका आंसर कर पाते? नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने यहाँ टर्म लिख दिया है वो टर्म आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर आप इसको याद कर लेंगे तो। अभी एग्जाम्स में काफी दिन है, तो 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? ए लीनियर मॉडल है, सीक्वेंशियल मॉडल है। बी मॉडल क्या है? जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे काम करता है। ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट, और जो मॉडल है उसके बारे में मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है। जो बी मॉडल है वैलिडेशन स्ट्रिंग, और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है स्पाइरल, देखो यहाँ रिस्क फोकस्ड है, रिस्क फोकस्ड है, और यहाँ रिस्क एनालिसिस है, और यहाँ देखो इटरेटिव डेवलपमेंट भी है, यहाँ भी इटरेटिव है, राइट। तो आपको स्पाइरल मॉडल टिक करना है। नेक्स्ट, which SDLC model allows a strict sequential flow where each phase must be completed before the next begins। मैंने आपको पहले ही मॉडल के क्वेश्चन बताया कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो काफी स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल फ्लो है या फिर लीनियर अप्रोच को फॉलो करता है। उसमें अगर एक स्टेज पे आप चले गए तो फिर वहां से आगे जा सकते हो, वहां से पीछे नहीं जा सकते हो। और इस मॉडल को मैंने बताया कि वाटरफॉल मॉडल है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया कि आप नेक्स्ट पे जा सकते हो लेकिन आप बैक किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते हो, उसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। इसका अगर डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा डायग्राम है, जैसे वाटर यहाँ से फॉल होता है, वाटरफॉल। तो क्या अगर वाटर यहाँ आ गया तो उसको तुम ऊपर भेज दोगे? नहीं जा सकता है। जब भी आएगा तो एक तरफ से ही आएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। एजाइल मॉडल क्या है? स्पाइरल क्या है? रिस्क एनालिसिस क्या है? रिस्क एनालिसिस क्या है? मोर देन क्या है? गलत, गलत। तो इसके बारे में फिर से आप यहाँ देख लो। जो एजाइल मॉडल है वो काफी फ्लेक्सिबल है, ऑल इंक्रीमेंटल डिलीवरी को फॉलो करता है। वैसे ही आप सारे के सारे मॉडल्स को मैं तो बोलूंगा आप याद नहीं कर लेना, राइट। इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको वहां 2-3 ऑप्शन सारे के सारे सही ही लगेंगे, राइट, या फिर आपको कोई सही नहीं लगेगा, आपको याद ही नहीं है। तो आप इसको याद करो एकदम अच्छे से। हाउ मेनी मेन फेजेस आर देयर involved in the rapid application development model? RAD। मैंने आपको इसके पहले स्लाइड में RAD देखो, यहाँ है RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और क्विक। तो अब बोल रहा है कि जो RAD मॉडल्स हैं उसमें कितने हमारे फेजेज हैं, कितने फेज हैं। तो उसमें जो हमारे फेजेज हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो कौन कौन से हैं उसको देखो। इसमें तुम्हारा फेज है, इसको याद करना पड़ेगा। एक मिनट, इरेजर कहाँ क्यों नहीं आ रहा है यार। हाँ, ये देखो कौन कौन से हैं, इरेजर आ क्यों नहीं रहा है। हाँ, अब देखो इसमें है बिजनेस मॉडलिंग, एनालाइजिंग द फ्लो ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग, डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग डेटा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन और टेस्टिंग एंड टर्न ओवर। आपको पांचों के पांचों मॉडल्स को कर लेना है याद करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो RAD मॉडल है, RAD मॉडल उसमें कितने फेज होते हैं, राइट, उसमें कितना स्टेजेस होता है। तो आपको डायरेक्ट मारना है 5। और जो 5 मॉडल से ये भी हो सकता है क्योंकि जो डेटा मॉडलिंग है उसका फंक्शन क्या है, जो डेटा मॉडलिंग है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग डेटा ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिफाइन करना और उसमें चीजों को फिल्टर करना, इसका काम है। तो अगर आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पांचों के पांचों मॉडल्स को पढ़ लेते हो, पांचों के पांचों जो फेजेज हैं उनको पढ़ लेते हो, तो इससे बार क्वेश्चन नहीं आने वाला है और आप
तथास्तु है, राइट। नेक्स्ट, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द वी शेप्ड प्रोसेस वेयर ईच डेवलपमेंट फेज हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज इज कॉल्ड। देखो वी शेप्ड है, वी शेप्ड है तो आप अगर आंख बंद करके भी मारोगे तो आप मार दोगे वी मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के बारे में आपको पता चल गया कि लीनियर होता है, सीक्वेंशियल होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एजाइल के बारे में आपको पता चल गया, एजाइल के बारे में कि फ्लेक्सिबल होता है और इंक्रीमेंटल होता है। आपको एजाइल के बारे में पता चल गया है क्योंकि मैंने स्लाइड में आपको बता दिया है। तो जो वी शेप्ड है, जहां हर एक जो डेवलपमेंट फेज है वो एक टेस्टिंग फेज की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं वी मॉडल, क्योंकि इसमें होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन अपने आप में एक टेस्टिंग है। जो वेरिफिकेशन है और वैलिडेशन है वो अपने आप में क्या टेस्टिंग है, राइट। तो बोल रहा है कि किसमें कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग होते रहता है हर एक फेज में, तो हमारा होता है वी मॉडल, जिसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है। तो आप यहाँ और इसके बारे में पढ़ सकते हो। जो एजाइल मॉडल है इज एन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्फसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कस्टमर फीडबैक। ओके, इट डिलीवर्स स्मॉल वर्केबल सॉफ्टवेयर पीसेस फ्रीक्वेंटली टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि यह काफी छोटे छोटे चंक्स में और वर्केबल सॉफ्टवेयर पीसेस को डिलीवर करता है जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेज में एडॉप्ट हो जाता है, राइट। एजाइल क्या है, एक ऐसा मॉडल है जो काफी फ्लेक्सिबल है, इटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है, जो स्मॉल स्मॉल चंक्स में चीजें बनती हैं और फिर उसको कंबाइन करके एक काफी प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ये हमारा एजाइल हो गया, राइट। नेक्स्ट, और दोस्तों यार मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप बिहार स्टेट और टीआरई के लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए काफी बेहतर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें अभी तक बीपीएससी, टीआरई और स्टेट के सिलेबस को काफी बेहतर तरीका से पॉइंट वाइज कवर किया गया है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, अगर आप नोट्स को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे चीजें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए। और इसके अलावा जितने भी अभी तक बीपीएससी, टीआरई और बिहार स्टेट के पेपर्स हुए, बिहार स्टेट के पेपर हुए कंप्यूटर साइंस के, उनके सॉल्यूशंस काफी बेहतर तरीका से, कोई ऑप्शन गलत है तो गलत किए हैं, सही है तो सही किए हैं, काफी बेहतर तरीका से रखा गया है। प्लस 15 सेट्स रखा गया, 15 सेट्स बीपीएससी के लिए और स्टेट के लिए, जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा, राइट। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 99 रुपये में आप चीजों को ले सकते हैं। अभी ऑफर में सिर्फ 99 रुपये का है, बहुत जल्द इसका दाम बढ़ने वाला है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। आपको सिंपली 99 का पेमेंट करना है और 2 डिजिटल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर इन ए स्मॉल इंक्रीमेंटल रिलीजेस विद द ऑनगोइंग स्टेक होल्डर फीडबैक इज अ हॉलमार्क ऑफ। ये जो क्वेश्चन है काफी चक्कर लाने वाला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन हमारा है 15, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर इन ए स्मॉल साइज में, इंक्रीमेंटल रिलीजेस, इंक्रीमेंटल विथ ऑनगोइंग स्टेक होल्डर फीडबैक, हमें फीडबैक भी चाहिए। तो इसका क्या है, क्या एजाइल हो जाएगा? यस, एजाइल मैंने आपको बताया ही है कि ये इंक्रीमेंटल है। मैंने आपको एजाइल के बारे में बताया इंक्रीमेंटल है। रेड क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया ये भी इंक्रीमेंटल है, ये भी क्या है इंक्रीमेंटल, ये भी क्या हमारा इंक्रीमेंटल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और जो इटरेटिव मेथड है, इटरेटिव, ये तो इंक्रीमेंटल है ही। अब आप बोलोगे सर इटरेटिव तो अभी तक रिपीट हो रहा था, जो इटरेटिव मॉडल है वो तो सिर्फ रिपीट हो रहा था, इंक्रीमेंटल कैसे हो गया? तो देखो रिपीट कब होगा, जब इंक्रीज होगा। रिपीट कब होगा? जब चीजें इंक्रीज होंगी फिर वहां आएंगी, राइट। तो सारे के सारे इंक्रीमेंटल मॉडल हैं। इस केस में मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा, मोर देन 1, मतलब सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट, देखो जो वाटरफॉल मॉडल है, फिर से एक बार इरेजर लेना पड़ जाएगा मुझे। इरेजर लेके पहले यहां से ड्रिल करो सारी चीजों को। हाँ, अब देखो इसमें क्या, एजाइल मॉडल, एजाइल, फ्लेक्सिबल, इंक्रीमेंटल। यहाँ तो डायरेक्ट इंक्रीमेंटल है, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल है तो डायरेक्ट दिख रहा है। रेड, आरडी, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और क्विक। रैपिड है, रैपिड मतलब जल्दी, तेज। तो तेज कब होगा? जब इसको चीजों को इंक्रीज किया जाएगा, राइट। तो रेड हो गया। इटरेटिव, इटरेटिव कहाँ है? रिपीटेड डेवलपमेंट साइकिल्स, मतलब बार बार साइकिल्स को रिपीट करना, मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बार बार जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा।
तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ट थ्रू रिपीटेड साइकिल्स ग्रेजुअली इनहांसिंग फीचर्स इज, जो 16 है उसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ क्या है, रिपीटेड साइकिल्स, और इसके पहले भी हमने बताया है कि यहाँ इटरेटिव मॉडल में क्या है, रिपीटेड डेवलपमेंट साइकिल्स। डायरेक्ट आपको कीवर्ड मिल गया, और कीवर्ड डायरेक्ट मिलेगा तो मैं तो कुछ नहीं देखूंगा भाई, मैं मानूंगा इटरेटिव मॉडल। अगर मुझे कीवर्ड दिख गया तो मैं डायरेक्ट इटरेटिव मॉडल मानूंगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने आपको इस टेबल को बता दिया है, मैंने आपको याद करा दिया है कि जो इटरेटिव मॉडल है वो रिपीटेड साइकिल्स को फॉलो करता है। और अभी तक आपको अगर पता चल गया, आपने उस कीवर्ड को पकड़ लिया, अगर आपने कीवर्ड को पकड़ लिया तो आप डायरेक्ट टिक मारेंगे, आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। स्पाइरल मॉडल क्या है, इटरेटिव है लेकिन इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बिग बैंग क्या होता है सर, बिग बैंग होता है जिसमें स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, लैक्स स्ट्रक्चर और प्लानिंग, ना ही कोई स्ट्रक्चर होता है ना ही कोई प्लानिंग होता है, और बिना किसी डिफाइंड फेजेस के, विदाउट डिफाइंड फेजेस, विदाउट डिफाइंड फेजेस, कोई भी इसमें डिफाइंड फेजेस नहीं है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे क्या करना है, ये हमारा बिग बैंग है। तो इस केस में आंसर मैं बी के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट, फास्ट डेवलपमेंट थ्रू प्रोटोटाइपिंग एंड रीयूजिंग कंपोनेंट्स कैरेक्टराइज्ड विच मॉडल। बोल रहा है कि फास्ट डेवलपमेंट करना है प्रोटोटाइपिंग के हेल्प से, और जो कंपोनेंट्स है उनको यूज करना है, तो किस केस में मैं जाऊंगा। तो आपको पता है जो फास्ट है, फास्ट कैसे करेगा, जो क्विक होगा, जो रैपिड होगा। रैपिड मतलब क्या होता है, रैपिड मतलब फास्ट, तो R-A-D। क्या एजाइल हो जाएगा, नहीं। क्या वाटरफॉल हो जाएगा, ये तो काफी स्लो है, काफी पुराना है। जो क्वेश्चन है उसके कीवर्ड को पकड़ना है, अगर आप कीवर्ड को पकड़ लेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। बोला फास्ट डेवलपमेंट चाहिए प्रोटोटाइपिंग के थ्रू, और कंपोनेंट को रीयूज करना है। मतलब अगर मानो एक बार साइनम का पेज बना लिया, तो उस पेज का अगर कहीं यूज पड़ रहा है तो मैं डायरेक्ट उसी कंपोनेंट को यूज करूंगा, मैं फिर से शुरू से कोडिंग नहीं करूंगा कि मुझे कंपोनेंट बनाना है, राइट। तो इस केस में आप मारोगे क्या, R-A-D। नेक्स्ट, इन विच अप्रोच, एक मिनट, जो 17 है, हाँ ठीक है, रेड। In which approach is the software development with minimum upfront planning combining all resources at once। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मिनिमम अपफ्रंट प्लानिंग, कम से कम प्लान करना, और कंबाइनिंग ऑल रिसोर्सेज एट वंस। मैंने आपको क्या बताया कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है। मैंने आपको बताया था वो बिग बैंग है। मैंने आपको क्या बताया, वो बिग बैंग है। आप वीडियो में पीछे जा सकते हो, पीछे, और यहाँ देख सकते हो। जो बिग बैंग मॉडल है वो क्या है, स्ट्रक्चर की उसमें कमी है, बिना किसी फेजेस की डेवलपमेंट शुरू कर देता है, राइट। तो इस केस में आप बिग बैंग को टिक मारोगे। वाटरफॉल क्या होता है, लीनियर और सीक्वेंशियल होता है। इटरेटिव क्या होता है, जो कंटिन्यूअस इटरेशन पे काम करता है, कंटिन्यूअस इटरेटिव डेवलपमेंट पे काम करता है, राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, मैं जाऊंगा ए के साथ। नेक्स्ट, स्क्रम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ, जो स्क्रम है उसको बेस्ट हम लोग कब डिस्क्राइब करते हैं, क्या वो लीनियर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मॉडल है, नहीं, ये तो वाटरफॉल है। ये हमारा क्या है, वाटरफॉल, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एजाइल फ्रेमवर्क यूजिंग टाइम बॉक्स स्प्रिंट्स एंड रोल्स लाइक स्क्रम मास्टर। देखो इसमें कीवर्ड मुझे स्क्रम मास्टर मिल गया, और जैसे ही मुझे स्क्रम मास्टर मिला है तो मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ क्या करूंगा, चल जाऊंगा। मॉडल फोकस्ड ऑन विजुअलाइजिंग वर्क यूजिंग बोर्ड्स विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट्स, नहीं। तो इस केस में जो स्क्रम वाला होगा उसका मैं आंसर बी मारूंगा। जो स्क्रम होता है, जो स्क्रम होता है, स्क्रम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे एजाइल फ्रेमवर्क को काम करता है, एजाइल फ्रेमवर्क। और इसमें क्या होता है, टाइम बाउंडेड होता है, टाइम बाउंडेड। और जो मॉडल है जो विजुअलाइजिंग वर्क यूजिंग बोर्ड्स, जो बोर्ड्स का यूज करता है और इसमें टाइम कंस्टेंट नहीं होता है, मतलब कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो हमारा कौन सा मॉडल, जो सी है वो हमारा कनमन, CANBAN। आप कनमन के बारे में कहीं सुने होंगे। कनमन एक ऐसा मॉडल है जिसमें टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, जितना टाइम लेना है लो, प्रोडक्ट को डेवलप करो, जितना टाइम लेना है लो, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो। तो इस केस में आप कनमन के साथ जा सकते हो।
अगर बिना टाइम का रहेगा तो। लेकिन यहाँ है कि टाइम हमें चाहिए, टाइम बाउंड है, और साथ ही साथ स्क्रम मास्टर कीवर्ड का यहाँ यूज कर दिया है, तो इस केस में आप एजाइल फ्रेमवर्क यूजिंग टाइम बॉक्स के साथ जा सकते हो, राइट। नेक्स्ट, Kanban model primarily emphasizes fixed length iteration with set goals, continuous workflow management using visual boards and limiting work in progress, okay, heavy upfront planning and documentation। ये तो हमारा होता है वाटरफॉल में, वाटरफॉल में बहुत तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन आप लोग करते हो, ये हमारा नहीं हुआ। फिक्स लेंथ इटरेशन, क्या फिक्स लेंथ इटरेशन हो जाएगा? नहीं। कंटिन्यूअस वर्क फ्लो मैनेजमेंट, यस, यूजिंग विजुअल बोर्ड्स, मैंने आपको बोर्ड्स के बारे में बताया है, एंड टाइम एंड लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मैट्रिक मेजर्स सॉफ्टवेयर साइज, सॉफ्टवेयर को साइज को मेजर करता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स और लाइंस ऑफ कोड। और देखो जैसे लाइंस ऑफ कोड आया या फिर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, मतलब कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या फिर कीवर्ड दे दिया लाइंस ऑफ कोड, और जैसे लाइंस ऑफ कोड में देखूंगा या फिर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में देखूंगा तो मैं मार दूंगा लाइंस ऑफ कोड पे। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं 1 सेकेंड में नहीं सोचूंगा और आंसर में बी को मार दूंगा। तो जो फंक्शन पॉइंट है वो क्या करता है, फंक्शंस पॉइंट जो करता है यूजर पर्सपेक्टिव के द्वारा फंक्शनैलिटी मेजर करता है, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये मेजर फंक्शनैलिटी फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, यूजर्स पर्सपेक्टिव। ये क्या करता है, यूजर्स पर्सपेक्टिव के तहत, मतलब यूजर के तरफ से, कैसे मैं समझाऊं, फंक्शन पॉइंट्स मतलब मानो मैं यूजर हूं, यूजर, तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसे काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसा काम करना चाहिए, ये फंक्शन पॉइंट डिसाइड करता है कि अगर मैं यूजर हूं तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसा रहना चाहिए, क्या क्या फीचर्स रहना चाहिए, कैसे इंटरफेस रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए, स्लो रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये कौन करता है, फंक्शन पॉइंट्स। लाइंस ऑफ कोड्स के बारे में आपको बता दिया। जो डेल्फी टेक्निक होता है एक ग्रुप बेस्ड एस्टिमेशन होता है, जो डेल्फी टेक्निक होता है इसमें काफी एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स लोग, और एक क्या करते हैं, एक ग्रुप बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक है, एस्टिमेशन टेक्निक कि जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें काफी सारे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि कितना पैसा इसमें लगेगा, क्या इसका एस्टिमेट्स हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, which of the following technique involves expert judgment to estimate project cost and efforts by gathering consensus through rounds of anonymous feedback? डेल्फी टेक्निक। एक क्या होता है डेल्फी टेक्निक, इसके बारे में मैंने आपको बताया। जो बेसिक कोकोमो होता है क्या होता है, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि कोकोमो का फुल फॉर्म क्या है। जो कोकोमो मॉडल है उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और ये जो किलो लाइन ऑफ कोड पे काम करता है, जो कोकोमो मॉडल है, आप पहले इतना सिर्फ समझो कि इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। एक किलो लाइन्स ऑफ कोड मतलब 1000 लाइन्स ऑफ कोड पे काम करता है कि अगर इतना 1000 ऑफ लाइन होगा तो इतना पैसा लगेगा, इससे ज्यादा होगा तो इतना पैसा लगेगा। मतलब सब मिला के बात इतना है कि जितने नंबर ऑफ लाइन्स होते हैं उस हिसाब से कॉस्ट इसमें लगता है। बेसिक कोकोमो। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के बारे में मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि यूजर के जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर का एक फंक्शनैलिटी को चेक करता है। इस सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी को चेक करता है यूजर के पॉइंट से। एक कोई भी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का कॉस्ट नहीं है, कोई भी उसका प्रोसेस नहीं है। तो इस केस में मैं डेल्फी के साथ जाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट्स बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, सारी चीजें कैसी चलेंगी, उसके बारे में डेल्फी टेक्निक में सारी बातें लिखी गई हैं, राइट। नेक्स्ट, द बेसिक कोकोमो मॉडल। कोकोमो का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट प्राइमरली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स। क्या नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स? नहीं, ये तो हमारा फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है।
लाइन्स ऑफ कोड एंड प्रोजेक्ट मोड ऑर्गेनिक सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। कोकोमो मतलब लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन्स ऑफ कोड, 1000 लाइन्स ऑफ कोड, तो हमारा आंसर ए दिख रहा है। एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड मार्केट एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियंस की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा डेल्फी, ये क्या हो जाएगा डेल्फी हो जाएगा, इसको भगाओ, ये हमारा डेल्फी हो गया। ये हमारा फंक्शन पॉइंट एनालिसिस हो गया, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, तो आंसर हमारा क्या बच गया बी। नेक्स्ट, हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस प्राइमरली मेजर्स सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन, क्या एलओसी पे नाप देता है, एलओसी, ये तो हमारा नापता है कौन, कोकोमो। देखो जैसे आप बहुत सारे मॉडल्स के बारे में जान जाओगे और फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। जैसे अगर आप लाइंस ऑफ कोड जो हमारा कीवर्ड है इसके बारे में जानते हो तो आपको पता है कि जो लाइंस ऑफ कोड है वो तो कोकोमो मॉडल के लिए है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, आपने इसको काट दिया। आपने क्या किया, इसको काट दिया। नंबर्स ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, ये हमारा कोई मॉडल थोड़ी है कितना टेस्ट कर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो एक इसका यूज केस है, राइट। तो इस केस में हो जाएगा ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन द कोड। किसी भी कोड में, जैसे माना हमारे पास कोई कोड है, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, कितने ऑपरेंड्स हैं, तो हमारे हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस का प्राइमरली मेजर करने का तरीका है। तो आपको सिंपली इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स अगर किसी कोड में हैं तो उसको कौन मेजर करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको याद कर लो, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड अगर हैं तो आपको हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस है जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इसके बारे में पढ़ लो। हॉलस्टिड मैट्रिक्स आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स यानी n1, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स n2, टोटल नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स n1, टोटल नंबर्स ऑफ ऑपरेंड्स n2, और फ्रॉम दिस जो हॉलस्टिड कैलकुलेशन होता है क्या होता है, प्रोग्राम के लेंथ पे, उसके वोकैब पे, फिर वॉल्यूम पे, फिर डिफिकल्टी लेवल, फिर एफर्ट्स पे। तो आप इसको चाहो तो अपने माइंड में रख सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आएगा और आपके माइंड में है कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स n1 होता है, फिर ऑपरेंड्स n2 होता है, और इतने सारे फीचर्स होते हैं कैलकुलेशन करने का, जैसे प्रोग्राम लेंथ, वोकैब, वॉल्यूम, डिफिकल्टी, एफर्ट्स, इतने सारी चीजें आपको आती हैं तो काफी आसानी से चीजें कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, पटनम्स मॉडल फॉर स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन यूजेज विच की पैरामीटर, जो पटनम्स है, पटनम्स नम्स जो बोलो, ये सिलेबस में दिया गया है इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि पटनम्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, राइट। तो जो पटनम्स मॉडल होता है, क्या नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, नहीं, ये तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होता है, ये तो नहीं होगा। लाइन्स ऑफ कोड ओनली, ये तो कोकोमो होता है, ये भी नहीं होगा। देखो जब आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस पढ़ लिए तो आपको पता चल रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। आप लाइन्स ऑफ कोड पढ़ लिए, आपको पता है ये ऑप्शन नहीं होगा। जब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो एक ऑप्शन बच गया, सॉफ्टवेयर साइज एंड टाइम टू डिलीवरी, ये हमारा पटनम मॉडल इसको डिसाइड करता है, ए बी नंबर। तो ऐसे अगर आपको काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं, आप काफी सारी चीजें याद कर लेते हैं, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना एक बहुत बेहतर तरीका बन जाता है, जिसके हेल्प से चीजें आसान हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट, which document details the complete description of a software functionality, constraints and interfaces, क्या यूजर मैनुअल्स होता है, सॉफ्टवेयर में यूजर मैनुअल्स क्या करने आएगा, ये तो यूजर के लिए होता है, राइट। अगर कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसका यूजर मैनुअल्स किसके लिए होता है, यूजर के लिए, कि यूजर को इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉग इन करना है, कोई भी फंक्शनैलिटी अगर यूज करना है तो कैसे करना है, ये तो यूजर के लिए है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, यस, इसको बोलते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा गया था कि सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी क्या है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, उसके इंटरफेसेस क्या है, कौन उसको बनाया है, क्या क्या उसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं, क्या ये अपडेटेबल है कि नहीं, अपडेट हो सकता है कि नहीं। डिजाइन डॉक्यूमेंट इसको नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Next, a well-organized SRS document typically includes all of the following except, बोला है कि जो SRS डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजों को इंक्लूड करेगा एक को छोड़कर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो देखो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो SRS का काम नहीं है, SRS का काम नहीं है, नॉन फंक्शनल करेगा, यस। नॉन फंक्शनल जैसे क्या, जैसे इसका क्वालिटी, इसका क्वालिटी हमारा अच्छा रहना चाहिए, राइट।
और फंक्शनल क्या होना चाहिए इसका, फीचर्स। फीचर्स मतलब ये क्या करेगा, व्हाट इट डज। क्वालिटी हाउ इट डज, कैसे करेगा, हाउ इट डज लिख दो, चाहे डू लिख दो, जो समझो, आपको समझ में आना चाहिए। जो एसआरएस होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, वो क्या होता है कि उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है, जैसे मानो कि सॉफ्टवेयर का फीचर क्या होगा, कैसे काम करेगा, मतलब क्या ये काम करेगा, फीचर्स। और नॉन फंक्शनल में इसका क्वालिटी क्या है कि कितना कैपेबल है, क्या करेगा, कैसे करेगा, राइट, कैसे करेगा, इसका क्वालिटी हो गया। मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद का काम है। जो इसके मार्केटिंग एजेंसी है या फिर जिसका सॉफ्टवेयर है, वो किसी दूसरे एजेंसी को पकड़ेगा कि मेरे सॉफ्टवेयर को मार्केट करो, मार्केट में इसको पहुंचाओ, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा यूजर्स यूज कर पाए, राइट। तो बोला कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, ए है, ए है, ए नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले मैं जल ग्रहण करता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को आंसर करो, राइट। बोल रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी, क्या एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, क्या एम्बिग्यूटी होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, बैड, अच्छा नहीं होता है। कंप्लीटनेस मतलब पूरा एकदम पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल। वैगुनेस, वैगनेस होना चाहिए। वैगनेस मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। क्या जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने के बाद क्लियर नहीं होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या क्लियर नहीं होना चाहिए, नहीं, क्लियर होना चाहिए, गलत। क्या वो खराब होना चाहिए, नहीं, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो उसको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है, उस चीजें क्या है, राइट। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्लासिफिकेशन प्राइमरली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका आंसर हो जाएगा। और देखो जो फंक्शनल है इसके बारे में आपको बताया है, क्या होता है फंक्शनल, क्या होता है कि कैसे काम करेगा, क्या होता है, क्या काम करेगा। नॉन फंक्शनल मतलब इसका क्वालिटी, इसका क्वालिटी मतलब कैसे करेगा, और यह है क्या करेगा। मैनुअल ऑटोमेटेड ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, राइट। नेक्स्ट, वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज emphasis on data encapsulation, फोकस ऑन फंक्शंस एंड प्रोसीजर। देखो यहाँ फंक्शन ओरिएंटेड है तो फंक्शन हमें चाहिए, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास डिजाइन है तो उसके लिए हमारा ए है। एम्फेसिस ऑन डेटा इनकैप्सुलेशन, अगर डेटा इनकैप्सुलेशन की आप बात करोगे, राइट, तो ये हमारा फंक्शनल, इसका ओरिएंटेड फंक्शनल नहीं है, तो आंसर मैं जाऊंगा बी के साथ। नेक्स्ट, a structured analysis uses which tool to represent the flow of data through a system। देखो structured analysis किसको यूज करता है, क्या एंटिटी रिलेशनशिप को करता है, नहीं, ये तुम्हारा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं आता है। जो एंटिटी रिलेशनशिप है वो एंटिटी और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है, राइट। क्या यूज केस डायग्राम हो जाएगा, नहीं, ये होगा डेटा फ्लो डायग्राम, कि डेटा हमारे सिस्टम्स में कैसे फ्लो कर रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, राइट, उसके लिए डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच डिजाइन अप्रोच ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर एज अ हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स विथ वेल डिफाइंड इंटरफेसेस। वेल डिफाइंड, देखो जब वेल डिफाइंड का बात आएगा तो स्ट्रक्चर अगर मैं मारूंगा तो मैं कुछ गलती नहीं करूंगा। वेल डिफाइंड बोलो या फिर स्ट्रक्चर्ड बोलो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो ऑब्जेक्ट्स और क्लास होता है, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज होता है। फंक्शनल में क्या होता है कि कैसे फंक्शन करने वाला है, इसका फंक्शनैलिटी कैसे होगा, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा इसके फंक्शंस का।
तो स्ट्रक्चर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि ऐसा हायरार्की चाहिए जो वेल डिफाइंड इंटरफेसेस को यूज करे, और वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन फ्रॉम फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में यूजेज ऑफ क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। फोकस ऑन प्रोसीजर्स एंड फंक्शन, जो प्रोसीजर्स और फंक्शंस होता है उसको फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन से अलग कैसे है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कैसे अलग है, ये नहीं बोला कि फंक्शन ओरिएंटेड कैसे अलग है। क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है वो फंक्शन ओरिएंटेड से अलग कैसे है। तो वो अलग ऐसे है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है, सिंपल। ये हमारा फंक्शन पॉइंट वाला है, लीनियर डेटा फ्लो इसका आंसर नहीं होता है, तो आंसर हमारा ए देखने को मिल जाएगा, राइट। व्हाई इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन फेवर्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये इसलिए है क्योंकि यार इसमें कोड को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, तो उस क्लास के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर कोई हमें इनहेरिटेंस करना है, कोई पॉलीमॉर्फिज्म करना है, कोई इनकैप्सुलेशन करना है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं अगर उनको मुझे करना है तो मैं काफी आसानी से इसमें कर सकता हूँ, इसलिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। इट इम्प्रूव्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्युलरिटी, बिल्कुल सही बात है। इट अवॉइड्स द नीड ऑफ डिजाइन, नहीं अवॉइड नहीं करता है, ये तो प्रोमोट करता है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ टेस्टिंग, नहीं टेस्टिंग सब में जरूरी है, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी रीजन फॉर कंडक्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है मतलब सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट क्यों करते हैं। अगर आपसे मैं डायरेक्ट ऐसे ही पूछ दूं कि बाबू बताओ मुझे कि हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे मानो हमने कोई सॉफ्टवेयर इसको बना लिया, मैं मार्केट में उसको लॉन्च क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है। तो आप बोलोगे यार बिना टेस्टिंग के कैसे पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं, जिस काम के लिए बनाए हैं, वो काम इससे हो रहा है कि नहीं, राइट। अगर ऐसा ना हो कि जिस काम के लिए हम बनाए वो काम हो ही नहीं और मार्केट में लॉन्च कर देंगे, तो एक तो कंपनी का शेयर, अगर कंपनी बड़ा है तो ऐसे ही गिर जाएगा, खत्म बाजार है, कंपनी खत्म हो जाएगी, राइट। कोई भी क्लाइंट इसके पास नहीं आएगा बनवाने। और अगर टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो काम होगा कि नहीं, कितने इसमें एरर्स हैं, कितने बग्स हैं, राइट। सॉफ्टवेयर ओपन भी हो रहा है कि नहीं, लॉगिन भी हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई भी फंक्शनलिटी काम कर रहा है कि नहीं, बेसिकली, राइट। इंक्रीजेज द सॉफ्टवेयर साइज, क्या सॉफ्टवेयर साइज को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जरूरी है, भगाओ। आइडेंटिफाई एंड फिक्स डिफेक्ट्स बिफोर रिलीज, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, जो भी इसमें त्रुटि होती है, गलती होती है, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं मार्केट में जाने से पहले। स्पीड ऑफ कोडिंग प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है, कोडिंग प्रोसेस से और टेस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन टेस्टिंग फोकसिंग ऑन वेरीफाइंग अ सिंगल मॉड्यूल फंक्शनैलिटी इन आइसोलेशन इज कॉल्ड। अब देखो जो टेस्टिंग होता है वो काफी सारे इसके टाइप्स होते हैं, राइट। और काफी सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को याद करना किसी जंग से कम नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बेहतर तरीका से एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसकी हेल्प से जितने भी अभी तक टेस्टिंग है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, आप काफी आसानी से उसको याद कर सकते हो और उसको समझ सकते हो बेसिकली। और आपने एक बार अगर समझ लिया तो आप आंसर भी कर सकते हो। इसमें बोला है कि सिंगल मॉड्यूल, सिंगल मतलब क्या होता है, एक मतलब एक यूनिट, सिंगल मतलब क्या होता है, एक, और एक मतलब यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। आपको कीवर्ड को पकड़ना है, इसमें बोला है कि सिंगल मॉड्यूल और आइसोलेशन पे कौन काम करता है। सिंगल मतलब यूनिट, एक। इंटीग्रेशन क्या होता है, कंबाइंड चीजों को चेक करता है, एक से ज्यादा। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, जो ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को टेस्ट करता है। तो मैं यहाँ चार्ट आपके लिए एक बना दिया हूं, इस चार्ट को याद कर लो। इतने सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मार्केट में अवेलेबल हैं, हालांकि इससे ज्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इतने सारे हैं। यूनिट टेस्टिंग टेस्ट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मैंने आपको बताया है, या फिर आइसोलेशन। इंटीग्रेशन वेरीफाइज कंबाइंड मॉड्यूल्स, मैंने आपको बताया है, कंबाइंड वर्क टुगेदर। सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट द कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम, मैंने आपको बताया कि जो ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को चेक करता है। वैसे ही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वैलिडेट सॉफ्टवेयर अगेंस्ट यूजर नीड्स। रिग्रेशन टेस्टिंग
चेंजेस डोंट ब्रेक, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस, स्मोक, अल्फा, बीटा, व्हाइट बॉक्स, रेड बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, स्टैटिक टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। इतने सारे अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी टेस्टिंग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप मेक श्योर करें कि इसको याद कर लें। इसीलिए मैंने काफ़ी बेहतर तरीका से ऑर्गेनाइज करके आपके लिए लिखा है कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े, जो मेहनत पड़े मुझे ही पड़े, मैं ही मेहनत अकेले कर दूं, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करें, आप सिर्फ याद करने पे 2 से 3 बार वीडियो देखने पे, रिवीजन करने पे फोकस करें, राइट। तो आप प्लीज़ इसको याद कर लेना। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और आ रहे हैं, तो उनके हेल्प से हम लोग और चीज़ों को समझेंगे, राइट। नेक्स्ट, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बिहेवियर सोलली फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, इग्नोरिंग इंटरनल कोड डिफाइंस। यूजर पर्सपेक्टिव से देखो तो इसके हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स ऐसा टेस्टिंग होता है कि यूजर के पर्सपेक्टिव से टेस्ट होता है, यूजर्स पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं यूजर रहता तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती, राइट। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और जो व्हाइट बॉक्स होता है और बाकी सब होता है, देखो, टेस्ट इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? टेस्ट फंक्शनैलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। देखो, टेस्ट फंक्शनैलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, मतलब यूजर, जो यूजर है उसको क्या नॉलेज होता है कोड का? नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर पर्सपेक्टिव वाला टेस्टिंग, यूजर। और जो व्हाइट बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। जो व्हाइट बॉक्स होता है वो हमारे जो टेस्टर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल टेस्टर होते हैं, वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को करते हैं, राइट। तो जो व्हाइट बॉक्स है इसको जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स या फिर टेस्टर्स होते हैं, टेस्टर्स, वो टेस्ट करते हैं। रिग्रेसिव टेस्टिंग क्या होता है? रिग्रेसिव टेस्टिंग, इसको देखो, इंश्योर्स न्यू चेंजेस डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। अगर पहले से कोई सॉफ्टवेयर है उसमें चीजें काम कर रही हैं, राइट, कोई अगर सॉफ्टवेयर है उसमें कोई फंक्शन है, कोई मॉड्यूल है काम कर रहा है, तो अगर मैं उसमें नया कुछ फीचर्स लेकर आ रहा हूं, अगर मैं उसको अपडेट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहले काम कर रहा था मॉड्यूल वो काम नहीं करे। यही लिखा है, एंश्योर्स न्यू चेंजेस डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। अगर नया चेंज कोई कर रहे हो तो इस बात की इंश्योर कर लो कि जो पहले से फंक्शनैलिटी है वो हमारा ब्रेक नहीं हो, वो हमारा काम करते रहना चाहिए, राइट। तो हमारा रिग्रेसिव टेस्टिंग हो जाता है। अल्फा टेस्टिंग इज प्राइमरली डन बाय, जो अल्फा टेस्टिंग है, अल्फा टेस्टिंग वो किसके द्वारा होता है? बाय द एंड यूजर, नहीं, इन हाउस बाय डेवलपर्स और टेस्टर्स बिफोर रिलीजन। यस, डेवलपर और टेस्टर के द्वारा होता है, विदाउट एनी फॉर्मल टेस्ट केस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, तो मैं यार आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीरियस तैयारी कर ही रहे हैं तो ऐसे तैयारी कीजिए कि आपकी तैयारी में जान आ जाए। तो ये जो नोट्स है और जो प्रैक्टिस सेट है और पीवाईक्यू का जो सीरीज है, आपके प्रिपरेशन में जान डाल देगा। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, वो लोग ही बता सकते हैं कि इसमें क्या, किस लेवल का कंटेंट दिया गया है, उनको मजा आ जाएगा। तो सिर्फ 99 रुपए का है, आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और काफी अच्छा से पढ़ सकते हैं, राइट। बीटा टेस्टिंग इज यूजुअली कंडक्टेड बाय डेवलपर्स। ये तो अल्फा होता है। जो बीटा होता है, जो अल्फा होता है वो डेवलपर्स के द्वारा होता है, राइट। जो बीटा होता है वो क्या होता है? डेवलपर्स के द्वारा नहीं होता है। बाय अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ एक्चुअल यूजर्स आउटसाइड द डेवलपमेंट टीम। देखो, जो अल्फा होता है, अल्फा मैंने आपको बताया कि वो डेवलपर्स के द्वारा होता है, डेवलपर्स। तो इसी का उल्टा है बीटा। इसका उल्टा क्या है? बीटा। जब एक को डेवलपर करेगा तो एक के यूजर्स करेंगे, जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स वो करेंगे। तो जो बीटा है उसको कौन करेगा? आउटसाइडर। बाय डेवलपर्स कर देगा? नहीं, बाय लिमिटेड ग्रुप ऑफ एक्चुअल यूजर्स आउटसाइड। बिल्कुल सही बात है। विदाउट एनी प्लानिंग, ऐसा नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरली परफॉर्म टू। मैंने आपको रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बताया है कि अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग फीचर है और हमने कोई नया फीचर्स को ऐड किया है, तो ऐसा नहीं हो कि जो हमारा पहले से जो फीचर्स है वो काम करना बंद कर दे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट रिसेंट कोड चेंजेस हैव नॉट इंट्रोड्यूस न्यू डिफेक्ट्स। ओके, वैलिडेट दैट द सिस्टम मीट्स ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नहीं,
चेक सिस्टम बिहेवियर अंडर हाई लोड कंडीशन, नहीं। इंश्योर करना है कि जो रिसेंट कोड चेंजेस कर रहे हैं, मतलब कुछ अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वो नई गलतियां नहीं ला दे। मतलब जो एग्जिस्टिंग पॉलिश चीज है वो हमारे बिगड़े नहीं, अगर वो बिगड़ेगा तो नई गलती आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट, गेनिंग इनसाइट्स इनटू द प्रोग्राम्स इंटरनल लॉजिक टू टेस्ट एवरी पॉसिबल पाथ इज कॉल्ड। क्या व्हाइट बॉक्स होता है? नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। क्या यूनिट टेस्टिंग होता है? ये तो यूनिट काम करता है। ये हमारा होगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका आंसर हमारा 41 का आंसर देखने को क्या मिलेगा? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो 41 है, 41 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41, गेनिंग इनसाइट्स इनटू द प्रोग्राम्स इंटरनल लॉजिक टू टेस्ट एवरी पॉसिबल। ओके, मैं गलती कर दी, 1 मिनट, मैं चलता हूं इधर व्हाइट बॉक्स पे और देखता हूं। व्हाइट बॉक्स, यहाँ व्हाइट बॉक्स, टेस्ट इंटरनल लॉजिक। यस, इंटरनल लॉजिक और स्ट्रक्चर, मैं इंटरनल लॉजिक को भूल गया था, यहाँ ध्यान से समझो। इंटरनल लॉजिक हमारा व्हाइट बॉक्स का होता है। इंटरनल लॉजिक किसका होता है? व्हाइट बॉक्स। यूनिट क्या होता है? यूनिट ए सिंगल मॉड्यूल को चेक करता है, सिंगल। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जो यहां नहीं होगा। एक्सेप्टेंस क्या होता है? ये बताता है कि क्या क्या चीजें सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट की जा सकती है, राइट, उस फीचर को दिखाता है। और देखो, जो हमारा इंटरनल लॉजिक है, इस कीवर्ड को आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो देखो मैं गलती मार दे रहा था इसको, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भी गलती मारोगे ही, राइट। इंटरनल लॉजिक, आप इस कीवर्ड को याद रखो, और इस कीवर्ड का मतलब है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं हुआ। नेक्स्ट, सिस्टम टेस्टिंग इज प्राइमरली परफॉर्म validate the complete and integrated software system against the specified requirement, test individual modules, ये हमारा है यूनिट, इंडिविजुअल्स मतलब यूनिट, evaluate the performance of development unit, नहीं, ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, the act of locating, analyzing and fixing errors in the software is called debugging। देखो, डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है, डिबगिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से आप क्या करते हो? डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। डिजाइनिंग क्या होता है? चीज़ों को डिजाइन करना, ये नहीं होगा। डॉक्यूमेंटिंग मतलब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना कि किस टाइप से हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, तो हमारा डॉक्यूमेंटिंग में आ जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि उसको लोकेट करना, एरर्स को एनालाइज करना और उसको फिक्स करना, फिक्स, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? डिबगिंग में। नेक्स्ट, tools that automatically scan code to find bugs or vulnerability are called program analysis code, compilers, text editors। टेक्स्ट एडिटर्स तो नहीं होगा, जैसे मानो हमारे पास जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस। कंपाइलर्स क्या होता है? जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो ये तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा प्रोग्राम एनालिसिस टूल, जो ऑटोमेटिक स्कैन करता है जिससे बग्स या फिर एरर्स, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट, मैं एक बार फिर से पानी पी लेता हूं यार, जल ग्रहण करना बहुत जरूरी है, मेरा गला सूख जा रहा है। verifying that the entire software system works correctly before release is। वेरीफाई करना कि जो हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, राइट, वो काम कर रहे हैं कि नहीं रिलीज होने से पहले। क्या यूनिट टेस्टिंग हो जाएगा? ये तो सिंगल यूनिट को चेक करता है, सिंगल। सिस्टम टेस्टिंग हो जाएगा, बिल्कुल। बोला इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारा काम कर रहा है कि नहीं, इंटायर सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम टेस्टिंग हो जाएगा। क्या अल्फा टेस्टिंग हो जाएगा? नहीं। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? जो डेवलपर्स के द्वारा की जाती है, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको वेरीफाई करना है, उसको चेक करना है। तो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो सिस्टम टेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं, राइट। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी प्राइमरली मेजर्स, जो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी होती है वो किस चीज को मेजर करती है? द स्पीड ऑफ सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, क्या जो सॉफ्टवेयर है किस स्पीड से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर सॉफ्टवेयर अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, अच्छे स्पीड से, तो क्या मैं इसको रिलायबल बोल दूंगा?
केवल स्पीड रिलायबिलिटी तय करेगी? नहीं, केवल स्पीड से नहीं होगा। परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, स्पीड आता है, उसका एक्यूरेसी आता है, एक्यूरेट है कि नहीं, राइट, जो इसमें फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स हैं वो टू द पॉइंट्स हैं कि नहीं, जो यूजर को चाहिए वही है कि नहीं। तो सिर्फ स्पीड के लिए मैं इसको टिक नहीं मानूंगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इन द गिवन टाइम। यस, अगर किसी गिवन टाइम में हम दे रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम फेल्योर होना चाहिए। जितने भी उसमें फीचर्स हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जितने भी फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स को कम से कम फेल्योर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम काम करना चाहिए। क्या नंबर ऑफ जो लाइंस होगा उससे जान जाएंगे हम? भागो भगाओ इसको, इसे नहीं जानेंगे। क्या करूंगा मैं? बी को टिक करूंगा। नेक्स्ट, मूसाज बेसिक मॉडल इज यूज्ड टू एस्टिमेट सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन। जो मूसा की बेसिक मॉडल है ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को रखा है। ये सिलेबस में है, क्या पता मूसा जो बेसिक मॉडल है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे, कौन जानता है। जो मूसाज का बेसिक मॉडल है क्या पता डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे क्या है, तो कौन बताएगा? इसको आपको पढ़ना पड़ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ डेवलपर्स इन्वॉल्व्ड, नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट इसमें नहीं आता है। फेल्योर अकरेंसेज रेट ओवर टाइम, अगर टाइम बीत रहा है तो कितना बार जो हमारा सॉफ्टवेयर है फेल होगा, वो मूसा का बेसिक मॉडल है। अगर टाइम हमारा बीत रहा है तो सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल है, कितना बार फेल हो रहा है, वो मूसा का बेसिक मॉडल हमें दिखाता है। ISO 9000 and SEI CMM are primarily associated with, ये हमारा आंसर क्या होगा? देखो ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसा देखे होंगे ISO 9001:2005 सर्टिफाइड कंपनी, ऐसा आप देखे होंगे, ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी पे ISO 9001:2005 सर्टिफाइड कंपनी, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बताता है कि जो हमारे एक कंपनी है, जो चीजें हैं वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं, इनका क्वालिटी अच्छा है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं एक क्वालिटी को मेंटेन करती है, राइट। तो क्या ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टूल है? नहीं। क्या ये क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है? बिल्कुल, एक क्वालिटी को बताता है। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं यार, किस एंगल से मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिख रहा है? लेकिन काफी सारे लोग मार ही देंगे जिनको पता नहीं है, जिनको नहीं पता है क्या है, तो उनको तो कंफ्यूजन लगेगा ही, इन तीनों में से किसी ना किसी को तो मारेंगे ही। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिवर्स इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू। देखो जब सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर हो जाता है डिप्लॉयमेंट हो जाता है, तो जब तक सॉफ्टवेयर में जान है, जान, या फिर जब तक सॉफ्टवेयर मार्केट में रहेगा तब तक मेंटेनेंस होते रहेगा। और ऐसे कहूं तो जब तक मेंटेनेंस होगा तब तक सॉफ्टवेयर मार्केट में रहेगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए और आप उसको अगर अपडेट नहीं कर रहे हो, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर मार्केट में चलने लायक नहीं रहेगा। उसके कंपटीटर्स इतने आ जाएंगे कि आपको सॉफ्टवेयर अपना बंद करके घर पे रहना पड़ेगा, राइट। तो जब तक मेंटेनेंस है तब तक सॉफ्टवेयर में जान है, तब तक सॉफ्टवेयर चलेगा। मेंटेनेंस नहीं है, सॉफ्टवेयर में जान नहीं रहेगा, राइट। तो जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम द स्क्रैच, नहीं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब होता है जो पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना। तो डायरेक्ट आप इसका डेफिनेशन याद करो, जो रिवर्स इंजीनियरिंग होता है उसका मतलब होता है अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ फीचर्स को ऐड करना, परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग नहीं। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टिपिकली इन्वॉल्व्स। बोल रहा है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को उसका एस्टिमेशन कॉस्ट निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? काउंटिंग द लाइन्स ऑफ कोड ओनली, अगर मैं केवल कितने लाइन्स ऑफ कोड है नाप दूंगा तो काम चल जाएगा? नहीं। ये जो कोकोमो मॉडल था, कोकोमो, इसमें ऐसा होता था, जो काफी बेसिक मॉडल से काफी पुराना है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, तो सिर्फ अगर मैं लाइन काउंट करने बैठ जाऊंगा तो इससे तो पता नहीं चलेगा, तो इसको मैं काट दूंगा। एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेज, यस,
कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बोले तो कितना ज्यादा नंबर ऑफ इसमें फीचर्स हैं, कितने ज्यादा यूजर्स को एक बार हैंडल कर सकता है, कितने लोग इस पे एक बार आ सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट। मतलब कितना लोड को सह सकता है, और इसमें हमने कितने बार चेंजेस किए हैं, कितने बार हमने अपडेट किया है, कितना बार फीचर्स को ऐड किया है। तो जितना बार फीचर्स को हम ऐड करेंगे उसका कॉस्ट लगेगा, राइट। तो ये हमारा आंसर की तरफ जाने का लगेगा। इग्नोरिंग पास्ट मेंटेनेंस डेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो मेंटेनेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड एज। वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके स्टेट में और टीआरई में पूछा गया है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वेरिफिकेशन चेक्स वेदर द प्रोडक्ट इज बिल्ट करेक्टली, while validation checks whether the right product is built. Okay, verification focus on dynamic execution and validation focus on static, ऐसा कुछ नहीं है। verification is always performed after validation, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसका आंसर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन समझो, इसका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। क्या कि जो वेरिफिकेशन होता है, हम वेरीफाई करते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है वो सही बना है कि नहीं, ऐसे समझो। सिर्फ ऐसे चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है वो सही बना है कि नहीं, सही बना है कि नहीं, सही। और जो वैलिडेशन है इसको चेक करते हैं कि सही प्रोडक्ट बना है कि नहीं, सही प्रोडक्ट। अब एग्जांपल के लिए समझो, इसमें देखो जैसे हमने आपको बोला कि एक ऐप बनाना है, ऐप तो वेरिफिकेशन का मतलब ये है, ये चेक करेगा कि जो ऐप है वो सही है कि नहीं, मतलब जो बना है वो ऐप है कि नहीं। वेरिफिकेशन में ये होगा कि जो बना है वो ऐप है कि नहीं, वेबसाइट तो नहीं बन गया है। मतलब सिर्फ ये चेक करेगा कि जो बना है वो ऐप है कि नहीं, ऐप है। और यहां मैं जो वैलिडेशन में क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि सही ऐप बना है कि नहीं। ऐसा नहीं है कोई ऐप जो बना हो वो बन गया हो, जैसे मान लो कि वोटिंग सिस्टम का ऐप बन गया, वोटिंग सिस्टम का, और मुझे ऐप चाहिए टीचिंग का। तो जो वैलिडेशन है वो डिटरमाइन करता है कि सही ऐप बना है कि नहीं, मतलब सही चीजें बनी है कि नहीं, जो हमें चाहिए वो बनी है कि नहीं। और वेरिफिकेशन है सिर्फ ये चेक करता है कि बनी है कि नहीं, राइट। बोल दिया प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, बन गया है। और वैलिडेशन में क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट बना है कि नहीं, जो हमने कहा था वो बना है कि नहीं, जो हमने फीचर्स बोला था वो ऐड हुआ कि नहीं, राइट। ये हमारा इसमें अंतर है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यार मेरे एफर्ट्स के लिए आप लोग कमेंट तो कर सकते हो, आपको कैसा लग रहा है, प्लीज आप एक कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन आ गया, 52। केस टूल्स आर प्राइमरली यूज्ड टू। जो केस टूल्स होता है उसका काम क्या है, एग्जीक्यूट कंपाइल्ड कोड, नहीं। ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टास्क, एक बार के लिए मैं इसको मान सकता हूं कि जो हमारा 52 है उसका आंसर बी देखने को हमें मिल जाएगा। मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, नहीं, ये तो हमारा फायरवॉल करता है, फायरवॉल। कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, नहीं, ये तो कंपाइलर का होता है। एग्जीक्यूट कंपाइल्ड कोड, नहीं, कंपाइलर नहीं करते, इसको भगा इसको। ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को टास्क, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या फिर जो इसका मेंटेनेंस का टास्क है उसको ऑटोमेट कर दो, मतलब ऑटोमेटिक होना चाहिए। बहुत सारा केस टूल मार्केट में अवेलेबल है, उसके हेल्प से ये सारे काम में हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग केस टूल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैनुअल कोड राइटिंग, नहीं। केस टूल मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। इसके पहले ही आपने क्वेश्चन में देखा ऑटोमेटेड। रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स, ओके। जब ऑटोमेटिक करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी है उसको, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना और स्टैंडर्डाइजेशन को। और रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स, डॉक्यूमेंट को हम कम करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक चीजें कर रहे हैं, तो मतलब हमारा बी भी सही है और सी भी सही है। तो इस केस में मैं डी के साथ जाऊंगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CASE, इसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछा जाएगा। CASE, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका प्राइमरली यूज क्या है, ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी लाइक एनालिसिस, यस।
केस मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है ऐसा ही है। रिप्लेस प्रोग्रामर्स इन राइटिंग ऑल कोड मैनुअली, भगा इसको। परफॉर्मेंस ओनली हार्डवेयर सिमुलेशन, हार्डवेयर सिमुलेशन को परफॉर्म करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक करना। तो इसमें देखो जो अपर केस टूल्स होते हैं जैसे रेशनल रोज और विजुअल पैराडिग्म, लोअर केस टूल्स क्या क्या होता है, टुगेदर सॉफ्ट, एयरविंड, और इंटीग्रेटेड केस टूल्स क्या क्या होता है, एंटरप्राइज, आर्किटेक्ट, पावर डिजाइनर, आईबीएम। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जो रेशनल रोज है वो किस टाइप के टूल्स है, या फिर ऐसे पूछ सकता है जो केस है, केस ये कितने टाइप का होता है। तो 3 टाइप का होता है, एक हमारा होता है अपर केस, फिर लोअर केस, फिर इंटीग्रेटेड केस। आप इसको याद कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन प्राइमरली रेफर्स टू, देखो आपको पता होगा कि जो कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन इसके चलते, जो कस्टमाइजेशन है इसके चलते ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर की डिमांड्स बढ़ गई है। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा खुद का एक ऐप हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐप में इस टाइप के फीचर्स हों, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐप में 5 ही फीचर्स हो, तो मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं कस्टमाइजेशन, कि जो यूजर है उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज करो। अगर आप उसके हिसाब से करोगे तो ज़्यादा खुश होगा और वो ऐप आपसे बनवाएगा। ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्ट टेम्पलेट पहले से पड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं सॉफ्टवेयर बनवाने और आपसे बोला जा रहा है कि नहीं मैं तो यही फीचर्स दूंगा, इतना सारा फीचर्स आपको लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यार मेरे को इतना सारा काम नहीं है, मैं क्यों लूंगा, राइट। तो जो कस्टमाइजेशन है वो यूजर्स को काफ़ी एक तगड़ा रिसोर्स देता है जिससे वो चीज़ें काफ़ी कर पाते हैं। मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू मीट स्पेसिफिक यूजर और बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच विदाउट यूजिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, नहीं। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टू द लेटेस्ट वर्जन, नहीं। इसका मतलब है कि मॉडिफाई करना यूजर के हिसाब से। नेक्स्ट, कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कपलिंग इन सॉफ्टवेयर डिजाइन रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर डिजाइन में कपलिंग क्या होता है। हमारा क्वेश्चन में कौन है, 56। कपलिंग क्या होता है, द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉड्यूल, ये हमारा कपलिंग नहीं, ये हमारा कोहेशन है। कोहेशन, किसी भी मॉड्यूल का इंटरनल स्ट्रेंथ कोहेशन कहलाता है, ठीक। द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल, यस, मॉड्यूल पे इंटरडिपेंडेंट होना ये हमारा कहलाता है कपलिंग। कपल करना नहीं होता है, कपल है मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो कि हस्बैंड है और ये वाइफ है, इनको कपल क्यों बोलते हैं, कपल, इनको बोलते हैं ना कपल। या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कपल है, कपल क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। तो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, अगर इंटरडिपेंडेंस आएगा और आपको एक की टर्म याद हो गया तो आप समझ जाएंगे कपलिंग है। और इंटरनल स्ट्रेंथ की बात आए तो उसको बोलते हैं कोहेशन। तो हमारा कपलिंग पूछा है तो मैं आंसर बी के साथ जाऊंगा। द नंबर ऑफ यूजर्स यूजिंग द सिस्टम, ये तो इसका यूज केस है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज मोस्ट डिजायरेबल इन वेल ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, किस टाइप की कपलिंग काफी जरूरी होता है, किस टाइप के, तो ये हमारा होता है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो डेटा है वो काफी जरूरी है, वो चाहे सॉफ्टवेयर हो, आर्किटेक्चर हो, कोई भी चीज हो, सारा का सारा काम हमारा डेटा पे हो रहा है। तो डेटा का कपलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कॉमन कपलिंग हो जाएगा, कॉमन कपलिंग ये क्या होता है, इन्वॉल्व शेयरिंग ग्लोबल डेटा, इन्वॉल्व्स शेयरिंग ग्लोबल डेटा। इसका स्ट्रक्चर, डेटा यहाँ है, एक काफी पुअर डिजाइन होता है इसका, पुअर डिजाइन। और कंटेंट कपलिंग क्या होता है, जो कंटेंट होता है उसका कपल करना, मतलब वन मॉड्यूल डायरेक्टली एक्सेस द इंटरनल कंपोनेंट, वन मॉड्यूल डायरेक्टली एक्सेस द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अदर, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अनदर मॉड्यूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा कपलिंग। इन द रिपोजिटरी केस ऑफ केस टूल्स, मतलब कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द रिपोजिटरी प्राइमरली सर्व्स टू। आपको पता होगा कि जैसे आप गिटहब का नाम सुने होंगे, गिटहब, इसमें हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं जो हमारा एक तरह से इंटरनेट पे एक स्पेस है जिसमें हम अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम्स को या टास्क को डालते हैं।
कोई भी चीज़ हम लोग डेवलप करते हैं तो अपने रिपोजिटरी पर उसको अपलोड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को वहाँ रख सकते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, स्टोर एंड मैनेज डेटा मॉडल्स, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्ट केसेस सेंट्रली, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ वर्जन कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एक्ट्स ए कॉमन डेटाबेस एक्सेसिबल टू ऑल केस टूल्स इन द इन्वायरमेंट। जो 58 नंबर है उसका आंसर हमें क्या हो जाएगा। तो मैं बोला हूँ कि जो गिट हब है, गिट हब वो आपकी चीज़ों को यहाँ स्टोर किया रहता है, उसको मैनेज करता है, राइट। स्टोर एंड मैनेज, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ वर्जन कंट्रोल, हाँ जो गिटहब है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी है, दो रिपोजिटरी है, एक वर्जन कंट्रोल है कि जैसे मानो आज आपने कुछ अपडेट किया, इसको इसमें डाल दिया, राइट। फिर आपने कुछ अपडेट किया, एक नया बना दिया, इसको इसमें डाल दिया। तो आपके पास जो नया डाला हुआ है अगर ये डिलीट हो जाता है या फिर आप इसको डिलीट करते हो या फिर आप चाहते हो नहीं मैं यहाँ तो आ गया हूँ, मैं पीछे वाला पे जाऊँ, जो पीछे मैंने काम करके रखे हैं, जो पीछे मैंने प्रोजेक्ट्स करके रखे हैं, मैं उस पे जाना चाहता हूँ, तो मैं तभी जा सकता हूँ जब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होगा, जब वो वर्जन को कंट्रोल करेगा। मतलब पहले मैंने कोई काम किया तो वर्जन 1 हो गया, दूसरा काम किया वर्जन 2 हो गया, तीसरा काम किया वर्जन 3 हो गया। अगर वर्जन 3 से मुझे वर्जन 1 पे जाना है, जो वर्जन 3 है मान लो मेरा सही काम नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि नहीं वर्जन 1 से मैं कुछ इंस्पिरेशन लूँ और फिर से मैं करूँ, राइट। तो वर्जन कंट्रोल का भी काम करता है, तो हमारा ए भी आंसर हो जाएगा। एक्ट्स ए कॉमन डेटाबेस, यस ए कॉमन डेटाबेस की तरह काम करता है सारे के सारे टूल्स में, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू। मैंने आपको बताया कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, ये एग्जिस्टिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कोई फंक्शंस को ऐड करने में काम आता है। तो जहां एग्जिस्टिंग मुझे कीवर्ड दिखेगा मैं उस पर जाऊंगा। एनालाइज एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, मैं डायरेक्ट ही टिक मारूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। कन्वर्ट हाई लेवल कोड्स इनटू अ लो लेवल, हाई लेवल को लो लेवल करना, ये तो हमारे कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स यहाँ आ रहा है, तो इसको लगा। ऑटोमेटिकली फिक्स बग, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो इस काम को करता है। नेक्स्ट, कोहेशन इन मॉड्यूल रेफर्स टू, मैंने आपको कपलिंग क्या बताया, कपलिंग बताया कि इंटरडिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट मैंने आपको कपल्स का एग्जांपल दिया है। हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड इन फोकस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम कनेक्टेड या फिर टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड एंड फोकस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल, द नंबर ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम कनेक्टेड, ये तो हमारा कपलिंग या कोहेशन में कुछ नहीं होगा। जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइस कितने कनेक्टेड हैं उससे कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम से मतलब नहीं है। ये हो जाएगा कितने स्ट्रॉन्ग कोई मॉड्यूल है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर रहा है। और कपलिंग मैंने आपको बताया कि वो इंटरडिपेंडेंट होता है, उसमें 2 मॉड्यूल कम से कम चाहिए, लेकिन कोहेशन में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोहेशन, को इंसिडेंशियल कोहेशन या फिर लॉजिकल कोहेशन या फिर फंक्शनल कोहेशन या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। को इंसिडेंशियल, लॉजिकल, फंक्शनल, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कोहेशन किस में होता है, तो ये हमारा होता है फंक्शनल में। ये कैसे पता चला फंक्शनल कोहेशन, तो ये पता चलेगा याद करने से। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जिनका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ता है। जो लॉजिकल है वो इंटरनली काम करता है, कोइंसिडेंशियल मतलब कोइंसिडेंट कर जाता है जब 2 चीजें एक साथ काम करती हैं, तो ये नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो काफी तगड़ा कोहेशन में काम करता है वो हमारा है फंक्शनल, इसको याद कर लो, इसको करना याद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इंपोर्टेंट प्लस बोलूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बोला कौन से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है, और मैं आपको बहुत बार चीजें बता चुका हूं कि मेंटेनेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटेनेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक मेंटेनेंस रहेगा तब तक सॉफ्टवेयर रहेगा, अगर मेंटेनेंस खत्म तो सॉफ्टवेयर खत्म। सॉफ्टवेयर की जान है ये जो स्टेज है मेंटेनेंस, ये जान है, राइट। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे आप मार्केट में लॉन्च हो गए हो, मार्केट में लॉन्च होने से मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, राइट। अब जब तक आप अपने आप को मेंटेन रखोगे, जब तक आप मेहनत करोगे, आप सेमिनार लोगे, आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आप लोगों को मोटिवेट करोगे, आप लोगों के लिए एक्चुअल में मार्केट में उतर के कुछ काम करोगे,
तब तक लोग आपको पहचानेगा। अगर आप काम करना बंद कर दिए, आप आराम करने लगे कि अब तो मेरे पास पैसा आ गया, मैं आराम करूंगा, तो सारा लोग आपको भूलते चला जाएगा और आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। दूसरा कोई आएगा और वो मार्केट को लीड करेगा। तो इसमें करेक्टिव मेंटेनेंस हमारा होता है, एडेप्टिव मेंटेनेंस होता है, परफेक्टिव होता है, प्रिवेंटिव होता है। डिस्ट्रक्टिव मेंटेनेंस जैसा कुछ नहीं होता है, डिस्ट्रॉय करने वाला कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब ही है चीजों को प्रिवेंट करना डिस्ट्रॉय होने से, डिस्ट्रॉय करना इसका काम नहीं है। और इसके बारे में कुछ मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब बग्स या फिर जो एरर्स है उसको फिक्स करना। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ बग्स आ गया, कुछ एरर आ गया, उसको फिक्स करना करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगा। एडेप्टिव क्या कहलाएगा? अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू वर्क इन अ न्यू इन्वायरमेंट, जैसे ओएस को अपडेट करते हैं। इसके नाम में ही सारा का सारा आंसर छुपा है। एडेप्टिव मतलब एडेप्ट करना। परफेक्टिव क्या है? इनहांसिंग परफॉर्मेंस और एडिंग न्यू फीचर्स। यस, परफेक्टिव उसको परफेक्ट बनाना। प्रिवेंटिव मेकिंग चेंजेस टू प्रिवेंट फ्यूचर इशू। प्रिवेंटिव मतलब ऐसे चेंज करना कि फ्यूचर में ऐसी दिक्कत नहीं आए। राइट, ऐसे चेंज करना कि फ्यूचर में ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। और मैं आपको फिर से एक बार कमेंट करना चाहूंगा कि अगर आप इस 99 रुपए के पैकेज को ले लेते हैं तो आप एश्योर हो जाएंगे कि आपको इससे बाहर कोई चीजें नहीं पढ़नी है। आप इन सारे के सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, याद कर लेना है, 2 से 3 बार पढ़ना है और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स लगा लेने हैं और इसकी बैंड बजा देना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाओ।